हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आपका चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारी चंद्रा एकेडमी आप सभी अभ्यर्थियों के लिए लेकर आई है 10 का दम। और ये जो 10 का दम है, उसमें हमारे संस्था के सबसे बेहतरीन फैकल्टी, हमारे 10 फैकल्टी जो अपने अपने सब्जेक्ट्स में महारत हैं, जिनका अपना व्यक्तिगत पर्सनल अचीवमेंट्स है, वो आपको आने वाली व्यापम और सीजीपीएससी प्रीलिम्स के विभिन्न सब्जेक्ट के टॉपिकों को आपके सामने डील करने वाले हैं। और ऐसे टॉपिक जो जनरली अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो साथियों, आज मैं 10 के दम में सीरीज जो लेकर के आया हूं, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। और ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो पिछले 2-3 सालों से व्यापम और पीएससी के विभिन्न एग्जामों में कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है। और अगर मैं बात करूं अगर वर्तमान में भारत के राजनीतिक परिदृश्य की, तो आज हमारे भारत के राजनीतिक परिदृश्य में सबसे ज्यादा विवादित कोई संवैधानिक संस्था है तो वो है भारत का निर्वाचन आयोग। लेकिन साथियों, जैसा कि हम लोग सीजीपीएससी या हम लोग सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं, तो हम लोगों को पॉलिटिकल व्यू की ओर ज्यादा ध्यान न देते हुए इस निर्वाचन आयोग के से जुड़े जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जितने भी संवैधानिक प्रावधान है, उन प्रावधानों से जुड़े विवाद, उन प्रावधानों के विवादों की शुरुआत, और हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है इन विवादों पर। तो आइए आज के वीडियो पर हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग को लेकर के बनाए हुए एक कानून के, जो संसद ने जो कानून बनाया, और उस कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर, उस कानून की संवैधानिकता पर जांच के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है। आज हम इन सारे विवादों को कंसाइज करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलो साथियों, आज के वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इस साल हॉट टॉपिक रहा निर्वाचन आयोग, तो इस साल हर एग्जाम में इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो चलिए पूरे संवैधानिक प्रावधानों को हम लोग इसके शुरू से समझते हैं। क्लियर है? चलो तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो बात होगी निर्वाचन की, इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन की बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं निर्वाचन की। और अगर बात मैं निर्वाचन की करूं, तो निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान है वो बताता है संविधान का भाग 15 जो है, इस 15 में निर्वाचन और निर्वाचन आयोग की विभिन्न प्रक्रियाओं का उल्लेख है। और इसी में बात होगी अनुच्छेद 324 से 329 तक। तो साथियों, भारतीय संविधान में निर्वाचन से संबंधित अगर प्रावधान की मैं बात करूं, तो इसका उल्लेख हमको देखने को मिलेगा संविधान के भाग 15 में। और भाग 15 में कहां से कहां तक उल्लेख देखने को मिलता है, तो संविधान अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक, 324 से लेकर के 329 तक हमको संविधान में इसका उल्लेख देखने को मिलेगा। इन पूरे संविधानिक प्रावधान में अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण किसी अनुच्छेद की बात करूं, तो वो अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 324। पूरा विवाद, सारे संवैधानिक प्रावधान इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 324। अब बात करूं अगर इस अनुच्छेद 324 की, तो ये अनुच्छेद 324 प्रावधान करता है कुछ अलग अलग विषयों पर। और क्या प्रावधान करता है इसी को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 324 की, तो अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है, उस निर्वाचन आयोग का गठन होगा, ये कहां लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 324 में। मतलब इलेक्शन कमीशन के गठन का प्रावधान
जो कि अनुच्छेद 324 में है, संविधान में है। इसीलिए निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन जो है वो एक संवैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसको काम क्या मिला हुआ है ये भी बताया गया है अनुच्छेद 324 में कि ये काम क्या करेगा। तो निर्वाचन आयोग का जो काम है वह है भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद एवं राज्य विधान मंडल। मतलब अगर इलेक्शन, सबसे पहली बात तो 324 निर्वाचन आयोग के किसका प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करेगा। दूसरा, इसको अनुच्छेद 324 में ही इसके कार्य बताए गए हैं और कार्य में बताया गया है कि निर्वाचन आयोग का कार्य होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, पार्लियामेंट और राज्य विधान मंडल, स्टेट लेगिस्लेचर या लेगिस्लेचर का के निर्वाचन का अधीक्षण, सुप्रिटेंडेंस, निर्देशन, डायरेक्शन तथा नियंत्रण, कंट्रोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये तीनों। व्यापम के एग्जाम में पूछा भी गया है कि इसमें से क्या या कौन निर्वाचन आयोग के कार्य नहीं है। तो याद रखिएगा निर्वाचन आयोग मुख्यतः क्या करता है, तो निर्वाचन आयोग कार्य देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के सदस्य और सभी राज्य विधान मंडल के सदस्यों का जो निर्वाचन होगा उस निर्वाचन का ये अधीक्षण करेगा, सुप्रिटेंडेंस करेगा। इसके अलावा उसको डायरेक्शन करेगा, डायरेक्ट करेगा मतलब निर्देश करेगा। इसके अलावा इस पूरी चुनावी प्रक्रिया पर क्या करेगा, अपना नियंत्रण रखेगा। तो देश का जो निर्वाचन आयोग है वो गठन होने के साथ साथ इसके कार्यों का भी उल्लेख कहां किया गया है, तो अनुच्छेद 324 में। यहीं से एक सब क्लॉज 2 आता है अनुच्छेद 324(2) का, जहां से पूरे विवादों की शुरुआत होती है। चलिए देखते हैं। मैं बात करूंगा अनुच्छेद 324 का उपखंड 2, सब क्लॉज 2। ये जो अनुच्छेद 324 का उपखंड 2 है ये बात करता है कि देश में चुनाव करवाने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधान मंडल का चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिस चुनाव आयोग को दी जा रही है उस चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा। तो इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 324(2) में कि इनकी नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। तो साथियों सारा विवाद शुरू होता है इसी लाइन से, और ये विवाद क्या है देखिएगा। तो देखो सबसे पहले तो बात करते हैं चुनाव आयोग की। तो चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान हमको मिलता है अनुच्छेद 324 में। इसी प्रावधान में बताया गया है चुनाव आयोग के कार्य क्या होंगे, तो देश के राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति, संसद के सदस्य और सारे राज्यों के विधान मंडल के सदस्यों का निर्वाचन जो होगा उस निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो चुनाव आयोग की है। इसी में अनुच्छेद 324 का जो उपखंड 2 है, जो सब क्लॉज 2 है,
वो बात करता है कि इस चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा। तो यहां लिखा हुआ है संविधान में कि संसद के बनाए हुए विधि द्वारा, मतलब ऐसा कोई कानून, ऐसी कोई विधि जो संसद बनाएगी, उसी विधि के अनुसार इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे, तो देश के राष्ट्रपति। मतलब चाहे देश के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और किस प्रक्रिया का पालन होगा, तो ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया को संसद ने विधि बना करके स्थापित किया होगा। लेकिन आजादी के इतने साल बाद तक भी दिक्कत ये आ पड़ी है कि संसद ने अभी तक ऐसी कोई विधि नहीं बनाई थी। कुछ साल पहले तक संसद ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाई थी। जो परंपरा चली आ रही है निर्वाचन आयुक्तों के नियुक्ति की, उसमें उस परंपरा में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति तो की जाएगी, लेकिन सिफारिश कौन करेगा, तो जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति अपना हर कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। तो अभी तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो हो रही थी वो कैबिनेट की सलाह पर या मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जा रही थी। अब जैसा कि साथियों आज भी जो विवाद का मुद्दा है, आज भी जो चर्चा का विषय है, वो है चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेकर, ट्रांसपेरेंसी को लेकर। वो है चुनाव आयोग के कार्य करने की स्वतंत्रता को लेकर, फ्रीडम टू वर्क को लेकर आज सबसे ज्यादा विवाद है। और ये विवाद की शुरुआत होती है यहीं से, क्योंकि यहां पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उस प्रक्रिया में सरकार के अनुरोध पर या सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती थी। और ऐसी प्रक्रिया से चुनाव आयोग की पारदर्शिता, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, ये सब प्रभावित होती है। और इसी चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और पारदर्शिता को प्रभावित करने वाले इन्हीं प्रावधान को लेकर के समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर हुई। समझ गए बात। तो ये जो विवाद की शुरुआत होती है, इस विवाद को समझते हैं कि विवाद की शुरुआत कहां से होती है। तो ये विवाद की शुरुआत होती है 2015 से। और 2015 में क्या हुआ, तो 2015 में एक जनहित याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। जो किसके द्वारा की गई, तो एक शख्स थे जिनका नाम था अनूप बर्नवाल। तो एक जनहित याचिका अनूप बर्नवाल ने दायर की और उन्होंने संवैधानिकता पर सवाल उठाया, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठाया कि अभी तक जो प्रक्रिया का पालन हो रहा है, जिसमें सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है, ये उसकी स्वतंत्रता और पारदर्शिता का उल्लंघन करता है। तो इस केस को जाना जाता है अनूप बर्नवाल वर्सेस भारतीय संघ के नाम से। किस नाम से, अनूप बर्नवाल वर्सेस भारतीय संघ। तो ये केस शुरू होता है 2015 से। और इस 2015 वाले पीआईएल की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जो सुनवाई होती है, वो सुनवाई होती है अक्टूबर 2018 में। और अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी दी कि इस प्रकार के जो भी याचिका दायर की गई है, इस याचिका को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि इसमें संविधान के अनुच्छेद 324 की व्याख्या की आवश्यकता है। जैसा कि साथियों हम लोग जानते हैं कि संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है, तो न्यायपालिका के पास है। तो वही संविधान की व्याख्या करने वाली बात सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने 2018 में कहा कि इस याचिका पर जरूर अनुच्छेद 324 की व्याख्या करने की आवश्यकता है। और चूंकि व्याख्या करने का अधिकार संवैधानिक पीठ को होता है, इसीलिए इन 2 जजों की बेंच ने कहा कि एक जल्द ही संवैधानिक पीठ का गठन किया जाएगा। और यही संवैधानिक पीठ जो है वो इस मामले पर सुनवाई करेगा। और इस मामले की सुनवाई के लिए फिर अगला जो डेट आता है, वो डेट आता है सितंबर 2022 में। और सितंबर 2022 में क्या हुआ, तो सितंबर 2022 में 5 जजों की
संवैधानिक पीठ ने सुनवाई शुरू की। तो थोड़ा सा क्रोनोलॉजियों को समझिएगा कि बात कहां होती है। बात शुरू होती है संविधान के अनुच्छेद 324 के उपखंड 2 की, जिसमें यह कहा गया कि संसद द्वारा बनाई हुई विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति देश के निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। चूंकि अभी तक संसद ने ऐसी कोई विधि बनाई नहीं, तो पारंपरिक रूप से सरकार की सलाह पर ही अभी तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती थी, जिससे निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और उसकी पारदर्शिता को खतरा था। इसी को ध्यान में रखते हुए 2015 में एक जनहित याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिस केस को जाना जाता है अनूप बर्नवाल वर्सेस भारतीय संघ के मामले में। इस याचिका पर 2 जजों की पीठ ने सुनवाई करते हुए अक्टूबर 2018 में कहा कि इस पर सुनवाई करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 के व्याख्या की आवश्यकता है। और व्याख्या करने की आवश्यकता है मतलब ये मामला किसको सौंपा जाएगा? संवैधानिक पीठ को। तो सितंबर 2022 में ऐसे ही एक संवैधानिक पीठ ने इस मामले की सुनवाई शुरू की। और इस संवैधानिक पीठ ने सुनवाई करते हुए 2 मार्च 2023 को एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। और इस निर्णय में उन्होंने कहा कि इस चुनाव आयोग के जो आयुक्तों की नियुक्ति है, उस आयुक्तों की नियुक्ति को में एक हाई पावर कमेटी बनेगी, एक उच्च स्तरीय समिति रहेगी। और इस समिति के में 3 सदस्य शामिल होंगे। तो कौन कौन वो सदस्य होंगे? तो पहले होंगे इस कमेटी में देश के प्रधानमंत्री, जो कि इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। दूसरे सदस्य के रूप में कौन होंगे? तो लोकसभा में विपक्ष के नेता। और यदि कोई लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है, तो लोकसभा में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसका नेता इसका दूसरा सदस्य होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीसरे सदस्य के रूप में कौन होंगे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला कहा गया इसको सुप्रीम कोर्ट का। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव आयोग के संदर्भ में या चुनाव आयोग से संबंधित किसी संवैधानिक प्रावधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन 5 जजों की संवैधानिक पीठ जो सितंबर 2022 में बनी थी, उसने 2 मार्च 2023 को निर्णय दिया और यह कहा कि अब एक हाई पावर कमेटी बनेगी, उच्च स्तरीय कमेटी, जो राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए। और इस समिति में मुख्यतः कितने लोग शामिल होंगे? तो 3 लोगों की कमेटी बनेगी, जिसमें प्रेसिडेंट या अध्यक्ष होंगे कमेटी के देश के प्रधानमंत्री। दूसरे मेंबर होंगे अपोजिशन ऑफ लीडर, लोकसभा में विपक्ष के नेता। और तीसरे इसके मेंबर होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। कुल मिलाकर के एक सत्ता पक्ष के, एक विपक्ष के और तीसरे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो न्यूट्रल होंगे। तो इस आधार पर जो भी चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति होगी उस पर पारदर्शिता बने रहेगी, यह कहना था देश के सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन इस पर बात तब बिगड़ती है, सारा विवाद का मुद्दा तब आता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि जैसे संविधान में प्रावधान है, मैंने ऊपर बताया आपको कि जब संसद के विधि के अनुसार ही राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा। और चूंकि संसद ने कोई विधि बनाई नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस बात को लिखा कि अभी जो प्रक्रिया बनेगी, अभी जो प्रक्रिया का पालन होगा, उसमें ये समिति में 3 लोग होंगे, इन्हीं की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करेंगे। ये बात है अभी जो वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, उनकी नियुक्ति के पहले की बात है। लेकिन सरकार ने इसमें एक मामला और जोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बना लेती इस प्रक्रिया में या इस प्रारूप को, जब तक संसद कोई विधि मान्य नहीं कर देती, कोई कानून नहीं बना देती, तब तक इसी प्रक्रिया का पालन होगा। और इसी विवाद में जो अगला जड़ आता है वो आएगा, अगला डेट इसी साल, मतलब देर ना करते हुए सरकार ने इसी साल सितंबर 2023 में एक कानून बनाया।
और इस कानून का नाम दिया गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त। नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में यह जजमेंट दिया, मतलब अपना फैसला सुनाया कि एक हाई पावर कमेटी की सिफारिश पर ही होगा जिसमें ये 3 लोग शामिल होंगे और जब तक संसद कोई कानून न बनाए तब तक इसी प्रक्रिया का पालन होगा। तो उसी साल सितंबर में ही राज्यसभा में संसद ने एक बिल प्रस्तुत किया जो कि अब कानून बन चुका है। और अब आज का सारा विवाद जो करंट सिनारियो से मैं जोड़ करके पढ़ा रहा हूं, आज का सारा विवाद इसी कानून को लेकर के है कि सितंबर 2023 में संसद ने यानी कि सरकार ने एक कानून बनाया जिस कानून को कहा गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ सर्विसेज एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। और इस कानून को बना करके सरकार ने कहा कि इसमें भी हम एक समिति बनाएंगे, इसमें आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक समिति बनेगी, उच्च स्तरीय समिति, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और इस समिति पर कितने मेंबर शामिल होंगे? तो 3। इन्होंने 3 मेंबर कौन कौन बताया? तो पहले मेंबर होंगे प्रधानमंत्री, जो कि इस समिति के क्या होंगे? अध्यक्ष। दूसरे सदस्य होंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के नेता। और तीसरे जो सदस्य होंगे उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने इस कानून में, कि कोई केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, इसका कौन होगा? कोई तीसरा सदस्य होगा। तो देखो दोस्तों, ये लिखते ही अगर आप थोड़े गंभीर हैं अपने एग्जाम को लेकर के या अपने सब्जेक्ट या अपने नॉलेज को लेकर के, तो इस लाइन को लिखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि विवाद का पूरा कारण क्या है। तो देखो, विवाद का पूरा कारण क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो निर्वाचन आयोग की ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए ये 3 लोगों की कमेटी बनाने का सुझाव दिया था। लेकिन जब पार्लियामेंट ने, संसद ने कानून बनाया तो उन्होंने उस कमेटी में 3 लोगों में प्रधानमंत्री को तो एज इट इज रखा, सेम इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। अपोजिशन ऑफ लीडर का पद भी उन्होंने रखा। लेकिन जो तीसरा पद था, यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो तीसरा मेंबर होगा कमेटी का। लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया तो गवर्नमेंट ने तीसरे मेंबर के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किसी कैबिनेट मिनिस्टर की बात की। और देखो, देखने से ही साफ है कि अगर निर्णय बहुमत से होगा तो साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब कुल मिलाकर के सत्ता पक्ष का इसमें दबाव ज्यादा होगा। और इस समिति की सिफारिश पर जो भी चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त आएंगे वो सरकार की दया पर आएंगे या मान के चलिए कि पारदर्शिता का पालन नहीं होगा, स्वतंत्रता के साथ कार्य नहीं करेंगे। तो यही वो विवाद का कारण था कि जैसे ही ये एक्ट आया, जैसे ही ये कानून आया, तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर, इसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पीआईएल दाखिल किए गए। और उन बहुत सारे पीआईएलों पर उस समय तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं की। लेकिन 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आने वाली तारीख के कौन सी तारीख? तो 11 नवंबर, अगले महीने की 11 तारीख 2025 को सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? तो इसकी संवैधानिकता की सुनवाई करेगा।
तो अभी सबसे लेटेस्ट में इतने सारे पॉलिटिकल जो एजेंडे चल रहे हैं, उसके अलावा अगर बात करूं तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने परसों ही एक निर्णय लिया और कहा कि ये इस कानून के अगेंस्ट में, इसकी संवैधानिकता के विरोध में जितनी भी जनहित याचिकाएं आई हुई हैं, उन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट डिसाइड किया है परसों। और वो डेट है कि आगामी महीने की 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस सारे याचिकाओं पर सुनवाई करके इस पर अपना निर्णय देगा। और चूंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया तो ये सारे हमारे करंट अफेयर्स के हॉट टॉपिक में आ गए हैं। चूंकि ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन जो है वो विवादों पर, सुर्खियों पर चली रहा है, इसलिए हमने इस टॉपिक को आज चुना है। तो देखिए, इसमें जो ध्यान रखने बात यह है कि ये तो मैंने आपको कहानियां समझाने के लिए बताया है कि विवाद का मुद्दा क्या है, कारण क्या है ये सब होने का, इसलिए मैंने आपको ये पूरी कहानी समझाई है। अब इस कहानी में हमको दो इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद हैं वो याद रखने हैं। पहला जो ये है कि 324 जो कि चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान करता है। 324 का सब क्लॉज 2 जो है उपखंड 2, वो नियुक्ति की शक्ति किसको देता है? राष्ट्रपति को। प्रक्रिया क्या बताता है? संसद द्वारा बनाई गई प्रक्रिया, लेकिन संसद ने ऐसी कोई प्रक्रिया अभी तक नहीं बनाई थी। विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एक निर्णय दिया और कहा कि एक हाई पावर कमेटी बनेगी जिसमें ये 3 लोग शामिल होंगे और इस 3 लोग शामिल हो की सिफारिश पर ही मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी। लेकिन संसद के कानून बनते तक ही ये प्रक्रिया रहेगी। जिस दिन संसद ने नया कानून बनाया उसके बाद कानून के अनुसार ही इनकी नियुक्ति होगी। तो संसद ने कानून बनाया सितंबर 2023 में और उस कानून में उन्होंने जिस कमेटी का उल्लेख किया, उस कमेटी में उन्होंने 3 मेंबर में एक रखा प्रधानमंत्री को, एक रखा लोकसभा में विपक्ष के नेता को और तीसरे मेंबर के रूप में रखा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को। इसी कानून के विरोध में इतने सारे जो जनहित याचिकाएं हैं वो दाखिल हुई हैं, जिस पर सुनवाई आने वाली 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो देखते हैं कि भाई इस कानून की संवैधानिकता पर क्या सवाल उठाएंगे, क्या निर्णय आएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन चूंकि हम लोग एक्सपीरियंस हैं सिविल सर्विसेज के, इसीलिए हमारा जो मुख्य काम है वो है इसकी संवैधानिक चीजों की जानकारी रखना। और जब बात में अगर संवैधानिक चीजों की जानकारी की करूं तो चलो संविधान में इलेक्शन कमीशन के क्या क्या प्रावधान है इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो मैं बात करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, भारत के निर्वाचन आयोग की। चलो, निर्वाचन आयोग। तो जैसा कि मैंने पहले बताया ऊपर ही कि निर्वाचन आयोग की गठन का प्रावधान कहां दिया हुआ है, तो निर्वाचन आयोग की गठन का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 324 में। तो अब ये तो गठन हो गया। अब गठन होने के बाद हम देखेंगे कि वर्तमान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की संरचना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की संरचना की। तो वर्तमान में चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय संस्था है। टोटल कितने इसमें आयुक्त हैं? तो 3, जिसमें एक कौन होंगे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि भी वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार। इसके अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो अगर बात करूं मैं इलेक्शन कमीशन के स्ट्रक्चर की, तो वर्तमान में इसको 3 सदस्यीय या बहुसदस्यीय संस्था भी मैं बोल सकता हूं। इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग 3 सदस्यीय संस्था है। 3 सदस्य में से एक जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जिनको सीईसी कहा गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 जो है वो अन्य निर्वाचन आयुक्त है। कुल मिलाकर के कितने सदस्य हो गए? तो 3। और चुनाव आयोग में कितने सदस्य होंगे, इस बात का मतलब संख्या का, इनकी संख्या का निर्धारण कौन करेगा? तो इनकी संख्या का जो निर्धारण है
वो किया जाएगा समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा। नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। निर्वाचन आयोग में आयुक्तों की संख्या कितनी होगी, उस संख्या का निर्धारण भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति। समझ गए बात यहां तक? तो देखिए, जब चुनाव आयोग पहली बार स्थापित किया गया था संविधान लागू होते ही, तो उस समय एक सदस्यीय चुनाव आयोग था, केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। समय के साथ साथ इसमें सदस्यों की संख्या में परिवर्तन किया गया और वर्तमान में कितने सदस्य हैं पूरे हमारे इलेक्शन कमीशन में, तो तीन सदस्यीय चुनाव आयोग है, जिस पर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त मिलेंगे, दो अन्य निर्वाचन आयुक्त मिलेंगे। संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। समझ गए बात? इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट हम लोग को देखना है वो है इनका कार्यकाल। बात करूं सदस्यों के कार्यकाल की, टर्म ऑफ ऑफिस, तो सदस्यों का जो कार्यकाल है उस कार्यकाल के बारे में देखो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि संविधान में कहीं भी इनके कार्यकाल का उल्लेख नहीं है, ये अलग कानूनों में प्रावधान किया गया है। फिलहाल हम लोग क्या प्रावधान है ये देखते हैं कि कोई भी आयुक्त या कोई भी सदस्य या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक जो भी पहले हो तब तक वो अपने पद पर क्या रहेगा, तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। दूसरा, वह सदस्य या वो आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो कार्यकाल के लिए तीन चीजें देखेंगे हम लोग। सबसे पहला कि या तो वो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष, जो भी पहले होगा उस अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा। दूसरा, किसी भी समय वह अपना पद त्याग सकता है, कैसे, तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र के माध्यम से। और तीसरा, इसको एक प्रक्रिया द्वारा इसको एक प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाएगा इन सदस्यों को। और प्रक्रिया कैसे होगी, तो वही प्रक्रिया जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की होती है। समझ गए बात? अगर बोलूं कार्यकाल की, तो कार्यकाल में 3 लाइन याद रखिएगा कि सबसे पहले तो वो सदस्य 6 वर्ष या 65 वर्ष तक जो भी पहले हो तब तक अपने पद पर बना रहेगा। दूसरा, वह किसी भी समय अपना इस्तीफा, रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को दे सकता है। और तीसरा, राष्ट्रपति उसको पद से हटा सकते हैं, लेकिन कैसे, तो एक प्रक्रिया का पालन होगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या बोलते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को एक प्रक्रिया का पालन करके हटाया जाता है। और वो प्रक्रिया क्या है, तो संसद में एक निष्कासन प्रस्ताव आएगा, टर्मिनेशन मोशन आएगा, कुछ मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी उसमें। कुछ मेंबर मतलब लोकसभा के मामले में 100, राज्यसभा के मामले में 50। फिर एक कमेटी बनेगी जो उसके ऊपर सिद्ध कदाचार का, प्रूवन मिसबिहेवियर का की जांच करेगी। उसके बाद वो सिफारिश करेगी, तब जाकर के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट संसद की सिफारिश के अनुसार, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते हैं वैसे ही निर्वाचन आयुक्तों को भी हटाने का उल्लेख है। तो कार्यकाल के बारे में 3 चीजें याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा जो हमेशा चर्चा में रहता है, जिसकी वजह से ये विवाद बना हुआ है, वो चर्चा है इस चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का। मुद्दा जो है वो पूरा मुद्दा किस पर काम करता है, तो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के विवाद पर। तो चलिए जानते हैं संवैधानिक प्रावधान इनकी स्वतंत्रता के बारे में क्या बोलता है। बात करते हैं स्वतंत्रता, फ्रीडम की। तो देखो, सबसे पहले तो संविधान ने एक बात बताई कि इसमें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। कार्यकाल की सुरक्षा मतलब ऊपर जो मैंने प्रक्रिया बताई, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने वाली प्रक्रिया,
वो प्रक्रिया का पालन किसको हटाने के लिए होगा? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। इसी से साबित होता है कि बहुत कठिन प्रक्रिया है, अभी तक किसी भी जज को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया, तो बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। इसीलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को क्या दी गई है? तो कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। दूसरा, अन्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर ही हटाए जाएंगे। और तीसरा जो है इनकी स्वतंत्रता, वह है नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में, नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। तो कार्यकाल में भी 3 लाइन और इसके अलावा स्वतंत्रता में भी 3 लाइन कि कार्यकाल की सुरक्षा किसको? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, सीईसी, केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा है। बाकी बचे जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जाएगा और उनकी नियुक्ति के बाद उनकी सेवा शर्तों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी। ये 3 स्वतंत्रता का उल्लेख दिया हुआ है हमारे संविधान में। अब इस स्वतंत्रता के साथ कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं जो हमारे इन सभी विवादों का कारण बनते हैं। तो आज देखते हैं कि वो विवाद कहां कौन कौन से हैं या अपवाद। तो बात करूं मैं अगर अपवाद की, तो अपवादों में सबसे पहला लाइन तो ये है कि संविधान में इनके कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो बताया गया है वो एक कानून में बताया गया है, लेकिन कहीं भी संविधान में इनके कार्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका मतलब कि ये कार्यकाल उल्लेख नहीं हो पाने के कारण ही सरकार अपनी सुविधा के अनुसार इनकी कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इनको पद से हटा देती है। जैसे कई सारे निर्वाचन आयुक्तों के बारे में देखने को मिला कि बहुत कम अवधि में ही उनको उनके पद से हटा दिया गया। 6 वर्ष तक का कार्यकाल पूरा करने वाले निर्वाचन आयुक्तों की बहुत ही कम संख्या है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार के द्वारा किसी भी समय उनको पद से हटा देना ये अपवाद है, क्योंकि संविधान में कहीं भी कार्यकाल की सुरक्षा का प्रावधान, कार्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है। क्लियर है बात? तो कार्यकाल का उल्लेख ना होना। दूसरा, संविधान में सदस्यों की योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या होंगे, उनकी योग्यता क्या होगी, तो योग्यता का उल्लेख भी संविधान में नहीं है। तो याद रखिएगा, जिस बात का उल्लेख संविधान में नहीं है उस बात का उल्लेख संसद समय समय पर कानून बना के करता है। तो अभी ऊपर जो मैंने कानून के बारे में बताया, उसी कानून में सरकार ने उनकी योग्यता का उल्लेख करते हुए बताया कि कोई सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर, कोई सचिव स्तर का अधिकारी या उससे कोई ऊपर स्तर का अधिकारी ही मुख्य या अन्य निर्वाचन आयुक्त बनने के योग्य होगा। क्योंकि कार्यकाल का उल्लेख भी संविधान में नहीं है, योग्यता का उल्लेख भी संविधान में नहीं है, और इसके अलावा तीसरा, सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट के बाद सरकार द्वारा
नियुक्ति पर रोक नहीं है। मतलब कि कोई भी मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, वो अपने कार्यकाल के बाद जब वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे या जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे, तो सरकार का के द्वारा किसी भी पद पर नियुक्त करने से इनको रोका नहीं गया है। और सरकार द्वारा नियुक्ति से ना रोकना, पदावधि का उल्लेख ना होना, उनकी योग्यता का उल्लेख ना होना, ये सब सरकार को कहीं ना कहीं ज्यादा पावरफुल बनाता है, जिससे निर्वाचन आयोग और उसकी स्वतंत्रता, उसकी पारदर्शिता खतरे में पड़ती है। तो कुल मिलाकर के आज के हमारे सारे विवादों का जो एक जड़ है, वो यही सब संवैधानिक प्रावधान है जो हमने देखे हैं। तो दोस्तों, ये सारे प्रावधान आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अपवाद के रूप में ये 3 चीजें याद रखिएगा आप। इसके अलावा स्वतंत्रता के क्या क्या प्रावधान है, स्वतंत्रता के अलावा नियुक्ति कौन करेगा, गठन का प्रावधान किसमें है, ये सब आज की हमारी वीडियो में जो इंपॉर्टेंट है वो हमने देखा है। क्लियर है यहां तक बात? तो इसी के अलावा और भी साथियों, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं हमारी संस्था से रिलेटेड। और ये जानकारी है कि जैसा कि हमारी संस्था का बहुप्रतीक्षित इवेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट तिहार, तो आने वाले सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था 1 तारीख से 1 नवंबर से क्या करने जा रही है, हमारे सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है। कुल कितने टेस्ट संख्या रखी गई है, तो 30। प्रीलिम्स की तैयारियों को अपना अंजाम देने के लिए, मुआयने के लिए 30 टेस्ट सीरीज का प्रावधान है, जो शुरू हो रहा है नवंबर 1 नवंबर 2025, अगले महीने की ही 1 तारीख से। इस टेस्ट सीरीज में जो हम लोगों ने चार्जेस रखा है, वो ऑफलाइन और ऑनलाइन चार्जेस हम लोगों ने रखा है 1600 का। अगर आप लोग केवल ऑनलाइन माध्यम से हमारे टेस्ट को देना चाहते हो, तो आपके लिए यह शुल्क रहेगा 599 रुपए। और अगर आप ऑफलाइन विभिन्न शहरों पर हमारी संस्था के जो सेंटर बने हुए हैं, वहां जाकर के आप अगर अपना एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए फी पे करना पड़ेगा 1300 का। तो साथियों, जैसा कि समय बहुत नजदीक आ रहा है, कंपटीशन डे बाय डे बहुत हार्ड होते जा रहा है, तो अपनी तैयारियों को नया धार देने के लिए, अपनी तैयारियों का जायजा मुआयना करने के लिए इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए। और अगर आपको हमारे इस 10 के दम का जो विभिन्न सीरीज पर हम लोग जो अपलोड करने वाले हैं वीडियो, जो महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, अगर आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया, अगर आपको महत्वपूर्ण लगता है, तो प्लीज हमारे चंद्र एकेडमी द गाइड के चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारा आप लोगों को शुभकामनाएं हैं दिवाली की। बहुत ही हैप्पी एंड सेफ दिवाली। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।